वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में इस क्लास में आप देख रहे हैं डिग्रेसिव जोन। तो डिग्रेसिव जोन में तो मैंने बताया ही था कि यह वह जोन है जिसमें कि आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो फाइनली जो टोटली कंप्लीट जो होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन भी आपका पूर्ण रूप से मोस्टली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी मोस्टली होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उस समय जो पीएच का जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। यानी जब भी पीएच है तो यहाँ 8.0 से ऊपर ही है। बाइल जो है लीवर से सेक्रेट होता है जो कि 8.0 पीएच रहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो है 8.8 पीएच के होते हैं और इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो 8.3 पीएच के होते हैं। इन सब की चर्चा मैंने प्रीवियस क्लास में की थी। और अब हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहला यह बाइल, इस बाइल का एक्शन। ठीक है ना, तो एक्शन ऑफ बाइल, रोल ऑफ बाइल इन फैट डाइजेशन। फैट के डाइजेशन में बाइल का क्या रोल होता है, क्या अदा करता है, बाइल का क्या एक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो बाइल ऑफ लीवर इज एन अल्कलाइन। बाइल क्या है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, और येलोइश ग्रीन जूस है। ये बाइल का नेचर है कि यह येलोइश ग्रीन हरा पीला जूस है और अल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच होता है वो मैंने अभी बताया कि 8.0 है और इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। इट हैज़ नो एंजाइम। तो जब एंजाइम ही नहीं है तो किसी भी तरह का कोई केमिकल एक्शन या फूड पर नहीं कर पाता है, इसलिए नो केमिकल एक्शन ऑन फूड। यह जो बाइल जो बना हुआ होता है इसमें 86% वाटर होते हैं। वाटर जो होंगे इसमें 86% रहते हैं और बाकी जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स, वाटर 86% और रेस्ट 14% में आपको आ जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो यहाँ होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है बाइलवेडिन और दूसरा होता है बाइलरुबिन। दो तरह के होते हैं। बाइलवेडिन जो होता है यह ग्रीन कलर का होता है। बाइल पिगमेंट्स बाइलवेडिन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और दूसरा जो होता है बाइलरुबिन या येलो कलर का होता है। यानी दो तरह के यहाँ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स मतलब रंग। दो तरह के बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका कलर जो है येलोइश ग्रीन होता है। और एक जो बाइल पिगमेंट है बाइलरुबिन, ठीक है ना, बाइलरुबिन जो है यह आपका येलो कलर होता है और बाइलवेडिन जो होता है यह ग्रीन कलर का होता है। तो इसको एकदम याद रखना है कि बाइलवेडिन जो है ग्रीन कलर का और बाइलरुबिन येलो कलर का। और दो बाइल सॉल्ट्स भी इसमें पाए जाते हैं। एक है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और दूसरा जो है सोडियम टैरोकोलेट। तो दो बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टैरोकोलेट। तो इतने सारे चीज मिल करके आपको बाइल बनाते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो आता है बाइलरुबिन और बाइलवेडिन, हमें लगता है कि अब आप नहीं भूलिएगा। और फैट्स आर फाइनली इमल्सिफाइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट जो है वो फाइनली इमल्सिफाइड होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है जाकर के, बाय द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के डिटर्जेंट एक्शन के चलते, जैसे कि डिटर्जेंट जो होता है कपड़ा धोता है, वैसे ही बाइल सॉल्ट्स जो ये हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टैरोकोलेट, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को एकदम डिटर्जेंट की तरह धोना शुरू करता है और उसको तोड़ना शुरू करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लेकिथिन, लेकिथिन की उपस्थिति में। लेकिन वहां पर जब तक एक पुलिस लेकिथिन नहीं रहेगा ना, नहीं करेगा। लेकिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, लेकिथिन एक फॉस्फोलिपिड है एंड मोनोग्लिसराइड्स। क्लियर, लेकिथिन फॉस्फोलिपिड और मोनोग्लिसराइड्स की उपस्थिति में बाइल सॉल्ट्स, कौन कौन बाइल सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टैरोकोलेट इमल्सिफाइड करता है फैट को कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स।
बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स जो है, ये दोनों का दोनों एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। नोट डाउन, याद रखेंगे कि बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वह देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस का रोल। अभी तो बाइल का क्या रोल होता है, बैल का नहीं, बाइल का क्या रोल होता है यह आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वह कैसे डाइजेशन करता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। और चारों का डाइजेशन हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस किस तरह से स्टार्च का करता है, किस तरह से प्रोटीन का करता है, किस तरह से फैट का करता है और किस तरह से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। यह पूरी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन स्टार्च डाइजेशन। पैनक्रियाटिक जूस का रोल स्टार्च डाइजेशन में कैसे अदा होता है वह हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के पास एक एंजाइम होता है और वो होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। यही एंजाइम जो है जो कि आपको हाइड्रोलाइज करता है, पचाने का जो काम होता है ना, जो तोड़ने का जो काम होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइजेज। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइजेज। ब्रोकन हाइड्रोलाइजेज हुआ तो ब्रोकन हुआ, पचा तो हाइड्रोलाइजेज हुआ। ये समझ में आना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस के पास एक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि हाइड्रोलाइज करता है करीब करीब 50% स्टार्च को। लगभग स्टार्च जितना भी मौजूद रहता है उसके 50% को ये ब्रेक कर देता है डाइसैकेराइड्स में। ठीक है ना, बट ऑपरेट्स इन अल्कलाइन मीडियम। लेकिन ये तभी होगा जब मीडियम हमारा पीएच जो है 8.8 रहता है। अल्कलाइन मीडियम पीएच 8.8 रहता है, तब जाकर के ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वह काम करता है किस पर, स्टार्च के डाइजेशन में। ओके, और द अल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट्स। और यह अल्कलाइन मीडियम बाइकार्बोनेट्स किसके द्वारा, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस जो सेक्रेशन हुआ है, ठीक है ना, उस बाइल जूस में जो बाइकार्बोनेट्स उपस्थित होता है, इस बाइकार्बोनेट्स के चलते यहाँ पीएच जो है वह 8.8 हो जाता है। और जब पीएच 8.8 हो जाता है तो यह जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वह एक्टिव हो जाता है किस पर, स्टार्च पर। और स्टार्च पर एक्टिव हो जाता है और स्टार्च को ब्रेक करना शुरू करता है, हाइड्रोलाइज करना शुरू करता है। और स्टार्च को तोड़ता है किस में, एक तो तोड़ देता है माल्टोज में, दूसरा प्रोडक्ट देता है आइसोमाल्टोज और तीसरा प्रोडक्ट देता है डेक्स्ट्रीन। क्लियर। स्टार्च को पैनक्रियाटिक एमाइलेज पीएच जब 8.8 रहता है तब वह ब्रेक करता है किस किस चीज में, फर्स्ट माल्टोज, सेकंड आइसोमाल्टोज एंड थर्ड डेक्स्ट्रीन। तो ये भी आपको याद रहेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, अभी ये स्टार्च का डाइजेशन देखें किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक जूस का द्वारा। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा किस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो उसके लिए भी इसके पास एंजाइम है ना। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 अल्कलाइन प्रोटीएजेज, 3 अल्कलाइन प्रोटीएजेज है। प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम। प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को हम लोग कहते हैं प्रोटीएजेज। तो 3 तरह के आपको पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन सा, प्रोटीन पचाने वाला। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, प्रोटीएजेज। फर्स्ट जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्साइनोजेन। फर्स्ट जो एंजाइम है वो कौन है, ट्रिप्साइनोजेन। और सेकंड जो एंजाइम जो है वो आपका ट्रिप्साइनोजेन में आगे एक वर्ड जुट गया काइमो, है ना, यानी कीमोट्रिप्साइनोजेन, है ना, या कहिए काइमोट्रिप्साइनोजेन। और थर्ड जो एंजाइम है वह है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो 3 तरह के ये जो आप एंजाइम देख रहे हो, ये तीनों एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीन को
ब्रेक करना, प्रोटीन को ब्रेक करने में ये काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिप्साइनोजेन। ट्रिप्साइनोजेन इज अ प्रोटीएजेज, क्लियर। और दिस प्रो एंजाइम, ये क्या है, प्रो एंजाइम है, इज फर्स्टली एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज। यह एंजाइम नहीं है, यह क्या है, प्रो एंजाइम है। सुस्त अवस्था में यह पड़ा रहता है और जब इस पर इंटेरोकाइनेज आता है, यानी इंटेरोकाइनेज इसका पुलिस है, आया, मारा एक डंडा चुत्तर पे, काम करना शुरू कर दिया। कौन मारा इसको डंडा, ट्रिप्साइनोजेन को, इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा सेक्रेट होता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल जूस है उसमें रहता है। यह जाकर के ट्रिप्साइनोजेन को डंडा मारता है, तो अब जाकर के ये क्या करता है, ये तड़ाक से उठ जाता है। जैसे ही उठा काम करना शुरू हुआ, इसका नाम बदल गया। जब तक सोया हुआ है तब तक इसका नाम है ट्रिप्साइनोजेन। और ट्रिप्साइनोजेन क्या है, एक प्रो एंजाइम है और इस पर एक डंडा किसका पड़ा, इंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। तो यह कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। अब यह ट्रिप्सिन जो है एक्टिव एंजाइम है, ठीक है, और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड, और जो भी इसका इनएक्टिव पार्ट था वह इनएक्टिव डाइपेप्टाइड के नाम से अलग हो गया, ठीक है, यानी ट्रिप्सिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यह ट्रिप्सिन जो है वो क्या है, इंडोप्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो इंडोप्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करेगा किसको, पेप्टोन्स, और हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को। जो प्रोटीन्स आपका ब्रेक किया है, प्रोटीन्स जो ब्रेक कर गया है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में, इसको तोड़ेगा और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, पेप्टाइड्स में। कौन तोड़ेगा, ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम कैसे एक्टिव हुआ, इंटेरोकाइनेज एंजाइम से के द्वारा। किसको द्वारा, ट्रिप्साइनोजेन। ट्रिप्साइनोजेन से पैदा हुआ है कौन, ट्रिप्सिन, क्लियर है। और यह जो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन से बना हुआ है, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज, प्रोटीन से ब्रेक करके आया है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज, इसको ब्रेक कर देता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, पेप्टाइड्स में, क्लियर, पेप्टाइड्स में। ये प्रोसेस कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्लियर हुआ। अब ट्रिप्सिन का एक काम और है, ट्रिप्सिन जो है ऑल्सो एक्टिवेट करता है प्रो एंजाइम्स को। अब ट्रिप्सिन तो अपने जागा दूसरा एंजाइम्स के द्वारा, है ना। ट्रिप्सिन को जगाने वाला एंजाइम कौन है, तो इंटेरोकाइनेज एंजाइम, है ना। ट्रिप्सिन को जगाने वाला एंजाइम है ट्रिप्स, और ये जग करके किससे बना है, ट्रिप्साइनोजेन से। जब यह ट्रिप्सिन तैयार हो गया ट्रिप्साइनोजेन से, तो ट्रिप्सिन एक ऐसा अब एंजाइम की तरह काम करने लगा कि भाई अब कोई दूसरा प्रो एंजाइम्स है मेरा भाई, तो उसको भी हम जगा देते हैं, ठीक है ना। अब तुम जाग जाओ, जैसे कि काइमोट्रिप्साइनोजेन, यह भी आपका प्रो एंजाइम है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यह भी प्रो एंजाइम है। यानी कहने का अर्थ है कि पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वो एंजाइम नहीं, वास्तव में क्या है, प्रो एंजाइम है। 3 प्रो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इस ट्रिप्साइनोजेन को इंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्टिव कर दिया किसमें, ट्रिप्सिन में। अब बाकी दोनों को, ये बाकी जो दो है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का, इन दोनों को एक्टिव कर देगा कौन, ट्रिप्सिन ही। कीमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है कीमोट्रिप्सिन में, ठीक है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव कर देता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, ठीक है। प्रो हट गया और हो गया क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कीमोट्रिप्साइनोजेन से क्या हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया। इन दोनों को एक्टिव कौन किया, ट्रिप्सिन किया, क्लियर। कीमोट्रिप्सिन जो है यह अब एंजाइम हो चुका है ना, एक्टिव हो चुका है, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। तो यह अब हाइड्रोलाइज करेगा प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में। जिस तरह से यहां पर आपको ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड्स में, ठीक उसी प्रकार से पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को हाइड्रोलाइज करेगा कौन, कीमोट्रिप्सिन पेप्टाइड्स में। यानी यह भी आपको कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों भाई मिल करके क्या करते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को हाइड्रोलाइज करते हैं किसमें, पेप्टाइड्स में। और थर्ड जो ये बच गया आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम,
वह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वह क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज तो है ही, लेकिन यह सेपरेट करता इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स फ्रॉम सी टर्माइनस। सी टर्माइनस से इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का क्या रोल है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से उठा के पटक देता है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का काम क्या है, सेपरेट्स करना इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स फ्रॉम सी टर्माइनस। इस लाइन को आपको याद रखना है बिना कुछ किंतु परंतु किए हुए। ओके, अब देखिए रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस तो आपने देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं किसमें, पैनक्रियाटिक लाइपेज के रूप में स्टेप्सिन इन फैट डाइजेशन। अब फैट डाइजेशन कैसे करता है, स्टार्च डाइजेशन देख लिया, प्रोटीन डाइजेशन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे किसका, फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन जो पैनक्रियाटिक जूस जो करता है तो उसमें कौन सा करता है, कौन करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यह मुख्य फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। याद रखिएगा कौन है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट लाइपेज, इसीलिए नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। और डाइजेस्ट अबाउट 2/3 ऑफ द फैट इन दिस स्टेजेज। इस स्टेज में जाकर के 2/3 माने कि 75% फैट का डाइजेशन जो है वह इसी लाइपेज के द्वारा होता है। ठीक है ना, जो इमल्सिफाइड फैट्स है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना, फैट्स का जो गोला तैयार है ट्राइग्लिसराइड रहता है, इमल्सिफाइड फैट है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज क्या करता है, तोड़ देता है 1,2-डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। फिर उस पर लाइपेज काम करता है। अब इसको फिर देखा, अच्छा अभी तुम नहीं टूटा है पूरा, अब तुमको हम फिर तोड़ेंगे। अब फिर और तोड़ता है उसको, और उसको पिटैया शुरू करता है इस लाइपेज एंजाइम, ठीक है, और उसको तोड़ देता है 2-मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। लेकिन अब भी यह पूरी रूप से नहीं टूटा है, तो इसका अब आइसोमेराइजेशन होना शुरू हो जाता है और वह आपको हो जाता है 1-मोनोग्लिसराइड में टूट हो जाता है। फिर यह 1-मोनोग्लिसराइड आपको टूट जाता है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, ठीक है ना, लाइपेज की उपस्थिति में। तो ये फाइनली ये ब्रेक कर जाता है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में। यानी कह सकते हैं कि इमल्सिफाइड फैट्स जो है ट्राइग्लिसराइड्स जो है वह ब्रेक करता है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। पूरा प्रोसेस तो ये है, लेकिन शॉर्टकट ये है, ठीक है, कि इमल्सिफाइड फैट ट्राइग्लिसराइड से आपको ये ब्रेक करता है किसमें, हाइड्रोलाइज करता है किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। लेकिन कैसे कैसे, पहले यह टूटता है इसमें 1,2-डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, फिर यह 2-मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, फिर यह कन्वर्ट होता है 1-मोनोग्लिसराइड में, और फिर यह टूट जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और यह पूरा का पूरा करने का श्रेय किस एंजाइम को जाता है, लाइपेज को। होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फैट का जो डाइजेशन होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैट्स ओनली 50% फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जितना फैट रहता है उसका करीब करीब 50% फैट का ही डाइजेशन हो पाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है ना, पूरा का नहीं हो पाता है, 50% का। व्हाइल रिमेनिंग 50% आर मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, और लगभग 50% जो है वह मोनो और डाइग्लिसराइड एसिड्स के रूप में ही रह जाते हैं। कुछ 2-मोनोग्लिसराइड्स रह गया, कुछ 1-मोनोग्लिसराइड रह गया, कुछ 1,2-मोनोग्लिसराइड्स रह गया, लगभग 50% इसी के रूप में रह जाते हैं, ठीक है ना। मात्र 50% ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में पाचन होता है। ओके, और पैनक्रियाटिक जूस हैज 2 मोर लिपोलाइटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस के पास 2 और लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज जो कि हाइड्रोलाइज करता है फॉस्फोलिपिड्स को। फॉस्फोलाइपेज किसको हाइड्रोलाइज करता है, फॉस्फोलिपिड्स को। और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल स्टेरेज। यह जो कोलेस्ट्रॉल स्टेरेज जो है यह हाइड्रोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। क्लियर, फॉस्फोलिपिड्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, कौन,
पैनक्रियाज सीक्रेट करता है, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस है। फॉस्फोलिपिडेज और दूसरा कोलेस्ट्रॉल स्टीरेज जो है यह हाइड्रोलाइज करता है किसको? कोलेस्ट्रॉल को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फैट का डाइजेशन किस प्रकार से पैनक्रियाटिक जूस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस जो है न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस प्रकार से करता है। क्लियर है? तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 2 न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस के पास 2 न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स होता है। एक होता है राइबोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है, ठीक है ना, यह क्या करता है? आरएनए को ब्रेक करता है, हाइड्रोलाइज करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है, जिसके अंत में भी ईएसी है, वह एंजाइम है। क्लियर? और आरएनए जो को कौन हाइड्रोलाइज करता है? राइबोन्यूक्लिएज। किसमें? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। क्लियर? डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज यह एंजाइम है, क्योंकि इसके लास्ट में ईएसी है, ठीक है, को हाइड्रोलाइज करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये आरएनए को भी हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम है, डीएनए को भी हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस के पास। तो इस प्रकार से आपने यहां देख लिया कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम हैं और वो किस तरह से डाइजेशन का काम करते हैं। क्लियर है? और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इन डाइजेशन। इंटेस्टाइनल जूस का रोल डाइजेशन में किस प्रकार से होता है, तो यह अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।